हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास द्विवेदी आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए दोस्तों, लगातार हमारे यहाँ से आपके लिए नए वीडियो डाले जाते हैं हर टॉपिक में, और लगातार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न भी आ रहे हैं। इसलिए आप लगातार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग है क्या? तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ ही होता है जो किसी के समीप जाकर किसी की रचना करे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग की यह परिभाषा है, उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आते हैं और उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। कई बार प्रश्न आया है दोस्तों कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या मानी गई है वो है 13। देखिए, इनकी संख्या हमारी 13 है। अब इनमें 13 कौन कौन से उपसर्ग हैं उनकी हम विस्तृत आगे बात करेंगे, ठीक है? तो इनकी जो सही संख्या मानी गई है वो 13 है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, इनके अर्थ क्या होते हैं। तो उपसर्ग में एक कॉलम हो गया हमारा उपसर्ग का, और उपसर्ग का हम आपको अर्थ भी बताएंगे और उसके बाद उसके उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, पहला उपसर्ग है आपका आ। आ का अर्थ होता है निषेध। आ मतलब होता है किसी चीज का ना होना, मना होना। जैसे मान लीजिए आपके सामने मर में आ लग जाए तो क्या हो गया? अमर हो गया। जान, किसी चीज की हमें जानकारी है तो जानकारी है तो जान रहे हैं, लेकिन उसमें आ लग जाए तो क्या हो जाएगा? अजान हो जाएगा। इसलिए आ का मतलब ही होता है ना होना। जैसे भाव में लग जाए आ तो मतलब हो गया अभाव। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ हो गया निषेध। निषेध के अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए, जैसे अमोल हो गया, अपड़ हो गया, अजान हो गया, अगाध हो गया, इनमें हमारा आ उपसर्ग लगा है। उसके बाद चलते हैं अन। अन का अर्थ होता है किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ। जैसे हम उसमें दूर कर दें उसे, मोल में अन लग गया तो क्या हो गया? अनमोल हो गया। जैसे माँ का दूध क्या होता है? अनमोल होता है। फिर आ गया जान है, लेकिन अनजान, उससे हम दूर हैं, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें तीसरा उपसर्ग है हमारा अध। अध का अर्थ होता है जो आधे की गिनती कराता है, जिसमें किसी संज्ञा की पूर्णता का बोध ना हो, वो कहलाता है अध। जैसे अध जला हो गया, अध पका हो गया, अध खिला हो गया और अध मरा हो गया, अध कच्चा आए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आपकी आ जाएंगी किसके? अध के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपका आता है उन। उन उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो एक कम में आता है। ये किसी संख्या के अंतर्गत आता है जो आगे वाली संख्या से एक कम है, उसे उन कहते हैं। जैसे 19 हो गया, 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया, ये सब हमारे आते हैं किसके अंतर्गत? उनके अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, आपका अगला उपसर्ग इसी में आता है औ। औ का अर्थ होता है हीनता। जैसे मान लीजिए आ गया एक शब्द आ गया अवसर, तो सर के पहले लग गया औ, घट में लग गया औ तो क्या हो गया? अवघट हो गया। गुण में लग गया औ तो क्या हो गया? अवगुण हो गया। और इस तरह से आपका ये कई एग्जाम्पल हमारे ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं। उसमें हमारा यदि ढर लिखा है तो ढर के पहले एक सार्थक शब्द बनेगा तो क्या लग जाएगा? औ। तो औ से क्या हो जाएगा? औढर हो जाएगा। फिर अगला है दू। दू का अर्थ होता है दोस्तों बुरा। दू का अर्थ होता है अन्याय। दू का अर्थ होता है गलत। जैसे देखिए, दुकाल मतलब बुरा समय है, दुबला हो गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है नी। अगला उपसर्ग हमारा नी। नी का अर्थ होता है निषेध। जैसे धूम्रपान निषेध है, किसी जगह अनुमति ना देना ही क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है। जैसे आ गया निखरा, निडर, निहत्था। हाँ, मतलब हम जो भी अभी हमारे पास कोई भी हथियार हाथ में नहीं है उसे हम कह देंगे निहत्था हो गया, निधड़क हो गया, निगोड़ा हो गया। ये हमारा इसमें उपसर्ग आया है नी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बिन। बिन का अर्थ होता है बिना साथ में। जैसे मान लीजिए आ गया निषेध के अंतर्गत इसका भी आएगा। जैसे बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन सुना, बिन कहा, ऐसे शब्द आ जाएं, उनमें हमारा कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? बिन लगा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भर।
भर का अर्थ होता है पूरा, भर का अर्थ होता है ठीक। जैसे आजकल देखिए, मान लीजिए आ गया, वैकेंसियां आ गई, उसमें काफी जगह है, मतलब जगह की भरमार है, ठीक है। ये कहीं संख्या में लोग ज्यादा हैं तो भरमार कह सकते हैं, कोई चीज हमारे पास अधिक है तो भी हम उसे भरमार कह सकते हैं, वो भी एक हिंदी का उपसर्ग है। इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं भर के, पूरा, ठीक, अर्थात अर्थ है, इसमें भरपेट आ गया, भरपूर आ गया, हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। का अर्थ होता है बुराई। इसके अंतर्गत का और कु दोनों को सम्मिलित किया गया है। जैसे मान लीजिए पात्र, पात्र पे के पहले कु लग गया तो क्या हो गया, कुपात्र हो गया। कुपात्र का अर्थ ही हो जाएगा वो उसके योग्य नहीं है। पूत लग गया, अच्छा माना गया, पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पूत में का लग जाए तो कपूत हो गया, और उसमें यदि पुत्र हमारा अच्छे आचरण वाला है और सा लगा दिया जाए तो सपूत हो गया। इसमें पूत में कौन सा उपसर्ग लगा है, का लगा है, कुढंग हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आता है कौन सा, सा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सा का अर्थ होता है साथ में। जैसे देखिए दोस्तों, हम किसी के निमंत्रण में जा रहे हैं, हमें जो कार्ड आया उसमें लिखा है सा परिवार, सा मतलब साथ में, परिवार के साथ में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके आते हैं, जैसे सुडौल हो गया, सुजान हो गया, सुपात्र हो गया, सपूत हो गया, ठीक है। और सु के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, सुपुत्र कह देंगे, सुजान कह देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने सुकुमार, कुमार के पहले सु लग जाए तो क्या हो जाएगा, सुकुमार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये उपसर्ग हमारे हो गए हिंदी के 13। कई बार परीक्षाओं में आता है कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हम मानेंगे 13। उपसर्ग के बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय। अभी हम उपसर्ग के भी क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम प्रत्यय पढ़ लेते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो सब किसी शब्द के अंत में आता है और उसके अर्थ में वृद्धि करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, प्रत्यय। शब्दों के बाद जो अक्षर अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये इसकी परिभाषा है। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे कृत प्रत्यय होंगे वो क्रिया के साथ आएंगे। जैसे अर्थात हो गया हट, मतलब घबराहट हो गया, सनसनाहट हो गया, ये सब क्रियाओं के साथ आएंगे। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ, विशेषण सूचक शब्दों के साथ आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे अब आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की हम परिभाषा ही पढ़े हैं कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए आई, आई एक हमारा कृत प्रत्यय है। अब ये किसी शब्द के अंत में आते हैं, अर्थात जैसे लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, दिखाई, ये सब कहे का बोध होता है, क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कृत प्रत्यय होगा। फिर देखिए इसी में आपका आता है आन। आन का अर्थ होता है किसी के साथ मिला हुआ जो अर्थ को व्यक्त करे, अर्थात थकान है, मिलान है, लगान है। फिर दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक आता है ई। ई अर्थात बोली। बोली में अंत में क्या आया है, ई। बोली के बाद आ जाए, मान लीजिए आपके सामने कि वह उसे धमकी दे रहा है, तो जो ये की है, की में अंत में क्या लगा है, ई, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा हमारा, कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, ई। और उपसर्ग तो अंत में लगता है तो अंत की गिनती होगी नहीं, इसलिए यहाँ कौन सा प्रत्यय है, ई। हंसी में कौन सा है, ई। बोली में कौन सा है, ई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने आया भाव। भाव, ठीक है। भाव के अंतर्गत आ गया, मान लीजिए आपके सामने हो रहा है, कुछ चीजों में गिराव होता है, झुकाव होता है, प्रभाव होता है, दिखाव होता है, ये भी हमारा किसके अंतर्गत है, जो भाव से भरा हो, ठीक है। अब अलगाव भी होता है, पहनाव भी होता है, झुकाव भी होता है, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है वाह। वाह किसके अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए आ गया बुलावा, दिखावा, चढ़ावा, पहनावा, ये सब आते हैं हमारे कहाँ, कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय से बोध ही कहे का होता है, क्रिया का होता है। फिर आते हैं आवट। आवट में आ गया सजावट, लिखावट, बनावट। आहट में आ गया घबराहट, मुस्कुराहट और
जगमाहट। औती आता है, औती के अंतर्गत आ गया, जैसे मान लीजिए लाइट की क्या होती है, कटौती होती है। एक दूसरे को लोग क्या देते हैं, चुनौती देते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है क्रिया का बोध कराते हैं, इसलिए यह हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की जो हमारी परिभाषा है, तद्धित का अर्थ ही होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सूचक शब्दों के साथ लगे, उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। इसे तद्धितांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा तथा सर्वनाम विशेषण सूचक शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जैसे पहला हो गया हारा। हारा देखिए, ऐसे शब्द जिनके अंत में हारा आया हो, जैसे लकड़हारा हो गया, बेसहारा हो गया, तुम्हारा हो गया, अर्थात ये जो हारा लगा है ये हमारा कहलाएगा कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसके बाद अगला देखते हैं आर। आर में आएगा सुनार हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, औजार हो गया। वाला, जिनके अंत में वाला जुड़ा हो, अर्थात देखिए हमारे घर में सुबह कौन आता है, अखबार वाला, फिर आएगा कौन सा, दूध वाला, फिर सब्जी वाला, फिर आएगा कौन, फेरी वाला। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तद्धित प्रत्यय में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पन, जिनके अंत में पन जुना हो। पन का अर्थ ही होता है जो अंत में किसी के महत्व का गुणगान करते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया अभी बड़प्पन है, बचपन है, अपनापन है, परायापन है। ठीक है, तो इसमें हमारा तद्धित प्रत्यय होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, कई बार जो परीक्षाओं में हमारे प्रश्न आते हैं, अभी हमने उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग के बाद हमने प्रत्यय पढ़ा, इनसे जो परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आजकल आ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न इसमें आया है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ आता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द में कहीं भी नहीं जुड़ सकता। तो देखिए दोस्तों, हम बात ही किए थे कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है। ठीक है, आगमन जो एक शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है हमें ये देखना है। तो आगमन में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आ। तो आ हमारा, आ और आ एक ही श्रेणी में आएंगे, इसमें आ हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुकाल। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो दुकाल जो हमारा एक दो उपसर्ग हम पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आइए उपसर्ग हमारा कहलाएगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सुशिक्षित में उपसर्ग है। सु भी हम एक उपसर्ग पढ़े हैं, जैसे सुकुमार हो गया, सुयोग हो गया। ठीक है, तो इसमें सुशिक्षित में उपसर्ग, सुशिक्षित में उपसर्ग है, कौन सा है, पर है नहीं, उ है नहीं, सी है नहीं, तो सुशिक्षित में कौन सा होगा, सु हो जाएगा दोस्तों। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 19 शब्द में उपसर्ग है। देखिए 19 जो हमारा एक कम में आया है, हम उपसर्गों की बात भी कर रहे थे, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन दिया है उत, उन, 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 उत। ठीक है, तो 19 में जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सी हो गया। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखना है वह है सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, इसलिए इसे खंडों में बांट दिया गया है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, देखिए दोस्तों, उपसर्ग सदैव अभिकारी रहते हैं और किसी शब्द के पहले जुड़ करके शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है शब्दांश, वाक्यांश, शब्द और पद। इसमें देखिए दोस्तों, ये ना तो पद ही होते हैं, पद क्या होता है, जब कोई भी शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है, तो ये तो है नहीं। फिर शब्द, शब्द ये है नहीं क्योंकि ये आके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इसलिए उपसर्ग को कहते हैं क्या, शब्दांश, अर्थात शब्द का एक अंश होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। अर्थात रेखांकित यहाँ किया गया है अधमरा, उसे क्या कर दिया गया है, अधमरा, अध को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ अध हमारा क्या हो जाएगा,
बताइए दोस्तों। तो यहां अध जो लगा है वो हमारा संज्ञा तो है नहीं, अव्यय भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि किसी शब्द के पहले लगा है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जिनके अंत में आहट और आवट लगता है। जैसे मान लीजिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे घबराहट हो रही, घबराना एक क्या है, भाव है। झुंझुनाहट एक क्या है, भाव है। तो इसमें जो ऑप्शन है कर्तवाच्य है नहीं, भाववाच्य, संबंधवाचक और कर्मवाचक, इसमें भाव की प्रधानता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, कर तो होगा नहीं, कार तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय की नहीं बात उपसर्ग की हो रही है। आदि है और आ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आदि। अधिकार में कौन सा उपसर्ग हो गया, आदि हो गया। इस तरह दोस्तों आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपको नए नए प्रश्न देते रहेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, और आपको जहां तक हो सकेगा तो आपको ऐसे प्रश्न देंगे जो लगातार परीक्षाओं में सिलेक्टेड हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हैं, तो आप हमारे इस पसंदीदा YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।